नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। टीएमसी छोड़कर बागियों में शामिल हुए मदन मित्रा ने सारा दोष अभिषेक को दिया तो ममता अभिषेक के समर्थन में उतर आई। वहीं परिसीमन बिल को लेकर एनसीपी एसपी अपना रुख साफ कर चुकी है। E20 पेट्रोल विवाद में नितिन गडकरी ने अपने बेटे की कंपनी से जुड़े आरोपों पर सफाई पेश की। उधर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर आपके अपने ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए रुक कर लेते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। मदन मित्रा ने टीएमसी छोड़ने की बताई वजह, भड़की ममता, किया अभिषेक का बचाव। परिसीमन बिल पर एनसीपी एसपी ने साफ किया रुख, समर्थन की खबरों को बताया गलत। E20 पेट्रोल विवाद पर बोले नितिन गडकरी, शुद्ध पेट्रोल के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट का संवेदनशील डेटा लीक होने का दावा, साइबर सुरक्षा पर उठे सवाल। अमेरिका के ईरान पर नए मिसाइल हमले, ईरान ने की जवाबी कार्रवाई और समझौता खत्म। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले मदन मित्रा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद वो रितव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी टीएमसी गुट में शामिल हो चुके हैं। मदन मित्रा ने पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी को कुछ समय के लिए पीछे हटकर पार्टी को मजबूत करने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अब पार्टी से ज्यादा एक व्यक्ति को बचाने पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन मौजूदा हालात में संगठन एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित नजर आ रहा है जिसकी वजह से पूरी पार्टी टूटती जा रही है। मदन मित्रा ने ममता बनर्जी से स्थिति पर ध्यान देने की सलाह दी। उनके इस्तीफे से टीएमसी की अंदरूनी कलह एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। पार्टी छोड़ने के बाद मदन मित्रा के आरोपों पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। ममता ने कहा कि आज अभिषेक तुम्हारे लिए बहुत बुरे हो गए हैं। तुम ये भूल गए कि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ सीबीआई के दफ्तर गई थी। वो भी तो समझौता कर सकते थे और उन्हें राहत भी मिल सकती थी। अगर उन्होंने कोई गलती भी की थी तो उन्हें उस पर काबू पा लिया, और क्योंकि वो एक शेर की तरह अब लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को गद्दार करार दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के जिन गद्दारों ने अपने निजी हितों के लिए इस कठिन समय में टीएमसी की पीठ में छुरा घोंपा है, मैं उनकी ओर से बंगाल की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जनता ने हमें बड़े भरोसे के साथ चुना था, लेकिन कुछ लोग केंद्रीय एजेंसियों के डर से या अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण पार्टी को धोखा दे रहे हैं। एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को उन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें दावा किया जा रहा था कि उनकी पार्टी संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी या फिर एनडीए में शामिल होने जा रही है। सुले ने एक्स पर लिखा कि परिसीमन के मुद्दे पर एनसीपी एसपी के रुख को लेकर मीडिया के कुछ हिस्सों में आ रही हालिया खबरें गलत और मनगढ़ंत हैं। मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि इस विषय पर ना तो मैंने और ना ही पार्टी ने किसी भी मीडिया संगठन के साथ कोई आधिकारिक चर्चा की है। संवैधानिक महत्व के हर मुद्दे की तरह हमारी पार्टी का रुख भी पार्टी के भीतर और इंडिया गठबंधन के साथ विस्तृत चर्चा के बाद ही तय होता है। इसलिए हमारे किसी निश्चित रुख का दावा करने वाली कोई भी खबर पूरी तरह बेबुनियाद है। E20 पेट्रोल को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जिन लोगों को एथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करना वो 100% पेट्रोल ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में गडकरी ने E20 फ्यूल से गाड़ियों के इंजन खराब होने के दावों को गलत बताते हुए कहा कि ये सब सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अभी तक सरकार को E20 से इंजन खराब होने की कोई भी शिकायत नहीं मिली है। वहीं एथेनॉल नीति से परिवार को फायदा पहुंचाने के आरोपों पर भी गडकरी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि एथेनॉल कार्यक्रम नया नहीं है और इसकी शुरुआत तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय हुई थी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की चीनी फैक्ट्री पहले से चल रही है और एथेनॉल कारोबार में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम यानी कि ना के बराबर है। E20 पेट्रोल विवाद पर नागपुर पुलिस की शिकायत के बाद 3 सोशल मीडिया क्रिएटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनमें डेली बॉयज एनसीआर, हर्षित राठी और अंकलेश इनवाटे के अकाउंट शामिल हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये अकाउंट उन्होंने खुद हटाए हैं
या फिर ये प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए हैं। वहीं यूट्यूबर मनीष कश्यप का चैनल अभी भी सक्रिय है और उन्होंने अपने वीडियो हटाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनके दावों को गलत साबित कर दे तो वो जेल जाने तक के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी बात वापस नहीं लेंगे। दूसरी ओर दिल्ली बॉयज एनसीआर चलाने वाले रोहित कुमार ने नितिन गडकरी के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने पर माफी मांग ली, लेकिन E20 पेट्रोल से उनकी स्कूटी खराब होने के अपने दावे पर कायम रहे। फिलहाल नागपुर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। वांगचुक मामले में हाईकोर्ट सख्त, दोनों सरकारों से जवाब तलब। रिपोर्ट में दावा, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट का डेटा लीक। नोएडा में ईवी चार्जिंग के दौरान लगी आग, 2 लोगों की मौत। अमेरिका ने फिर से दागी मिसाइलें, ईरान बोला अब समझौता खत्म। सोनम वांगचुक के अनशन मामले में दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कल तक जवाब देने के लिए कहा है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और वकील राकेश कुमार सैनी ने दाखिल की है। याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वांगचुक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए, उनकी जान बचाने के लिए जरूरत पड़े तो जबरन उन्हें भोजन भी कराया जाए। इस मामले की सुनवाई बुधवार को वकीलों की हड़ताल के कारण पूरी नहीं हो पाई, इसलिए इसे टाल दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए केंद्र के वकील को सरकार से तत्काल निर्देश लेने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब कल यानी कि 16 जुलाई को होगी और सरकार को जरूरी निर्देशों के साथ आने के लिए कहा गया है। सोनम वांगचुक के अनशन के 18वें दिन उनकी सेहत और ज्यादा खराब हो गई है। वांगचुक का वजन लगभग 9 किलो कम हो चुका है। शरीर की मांसपेशियां भी कमजोर होने लगी हैं। रक्तचाप भी लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन वो अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। वांगचुक के समर्थन में अब कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में 1 दिन की सामूहिक भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये अनशन 16 जुलाई को वांगचुक और छात्रों के समर्थन में किया जाएगा। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि सरकार सिर्फ जवाबदेही से नहीं बच रही, बल्कि उसका रवैया बेहद कठोर और संवेदनहीन भी दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक होने का दावा किया गया है। वर्ल्ड लीक्स नाम के हैकर ग्रुप ने डार्क वेब पर ऐसे दस्तावेज पोस्ट किए हैं जिनमें प्लांट के कुछ हिस्सों के नक्शे, सप्लायर की जानकारी, मीटिंग रिकॉर्ड, इंस्पेक्शन रिपोर्ट और इंश्योरेंस से जुड़े कागजात शामिल होने की बात कही जा रही है। ये वही ग्रुप है जो पहले भी बड़ी कंपनियों को निशाना बना चुका है। इसका तरीका कंपनियों का डेटा चुराकर फिरौती मांगना और पैसे ना मिलने पर डेटा सार्वजनिक करना है। हैकर्स का दावा है कि ये डेटा अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो कुडनकुलम प्लांट में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रहा है। रिलायंस ने भी मान लिया है कि उसके डेटा में आंशिक सेंध लगाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीक हुए करीब 19,000 फाइलों को सबसे ज्यादा संवेदनशील बताया गया। ये दस्तावेज साल 2016 से 2025 के बीच के बताए जा रहे हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसी जानकारी गलत हाथों में पहुंचती है तो प्लांट की सुरक्षा को बहुत खतरा होगा। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक परमाणु रिएक्टर के मुख्य सिस्टम से जुड़े दस्तावेज लीक नहीं हुए हैं। अब कुडनकुलम प्लांट से जुड़े इस मामले ने भारत में बड़े संस्थानों की साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नोएडा के सेक्टर 66 स्थित मामूरा गांव में बुधवार को एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज करते समय स्पार्क होने से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग पार्किंग में खड़ी दूसरी गाड़ियों तक पहुंच गई और पूरी बिल्डिंग धुएं से भर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग की हालत बिगड़ी हुई बताई गई। आग इतनी तेजी से फैली कि बिल्डिंग में रहने वाले करीब 50 परिवारों में अफरा तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। कई लोगों ने सीढ़ी लगाकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की बालकनी तक पहुंचकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बिल्डिंग में फंसे 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अधिकारियों के मुताबिक आग से निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से 2 लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अमेरिका ने बुधवार को ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 6 बजे और ईरान के स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे ये हमले शुरू किए गए। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज स्ट्रेट में गुजरने वाले कारोबारी जहाजों पर हमलों के लिए किया जा रहा है।
उधर अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान जॉर्डन, बहरीन और कुवैत जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसी बीच अमेरिका ने दक्षिणी क्षेत्र में ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी भी फिर से लागू कर दी है। वहीं ईरान ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच लागू इस्लामाबाद समझौता अब खत्म हो चुका है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.